क्रिकेट में या कहिए किसी भी खेल में एक एक बहुत ही क्लासिक दुविधा होती है। सोचिए, एक बड़ा स्थापित सुपरस्टार खिलाड़ी है, वो चोट या आराम के बाद टीम में वापस आता है, लेकिन उसकी जगह पर जो युवा खिलाड़ी खेल रहा था वो न सिर्फ अच्छा खेल रहा है बल्कि मतलब आग लगा रहा है। अब मैनेजमेंट क्या करे? ये किसी भी टीम के लिए सबसे मुश्किल पलों में से एक होता है। और यही सवाल भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के सामने खड़ा था एशिया कप 2025 के दरवाजे पर। आज हम इसी गुत्थी को जरा सुलझाने की कोशिश करेंगे। विषय है टीम इंडिया के लिए ओपनिंग कौन करेगा, और इस कहानी के केंद्र में है दो खिलाड़ी, शुभमन गिल और संजू सैमसन। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी चयन दुविधा पर एक बहुत ही दिलचस्प रोशनी डालते हैं। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। जब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी विरोधियों के लिए सिरदर्द बनी हुई थी, तो शुभमन गिल की वापसी से समीकरण क्यों बदले गए? और जब ये बदलाव हुआ तो प्रदर्शन का अंतर इतना बड़ा क्यों था? चलिए इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं गिल की वापसी से ठीक पहले के दौर से। हमारे स्रोत बताते हैं कि उस समय भारत के लिए पारी की शुरुआत कर रहे थे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई मजबूरी में बनाई गई जोड़ी नहीं थी, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति थी जो मैदान पर कमाल कर रही थी। कमाल से भी बढ़कर मुझे स्रोत का एक शब्द बहुत पसंद आया, धुआंधार बल्लेबाजी। ये सिर्फ एक विशेषण नहीं है, ये उनके खेलने के अंदाज की पूरी तस्वीर पेश करता है। मतलब पहली गेंद से ही गेंदबाज पर दबाव बनाना, पावर प्ले के हर ओवर को एक मौके की तरह देखना। हाँ, और फील्ड की पाबंदियों का ऐसा फायदा उठाना कि विरोधी टीम शुरुआत में ही पस्त हो जाए। सही बात है। और ये सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसका एक मनोवैज्ञानिक असर भी था। स्रोत के मुताबिक ये जोड़ी दूसरी टीमों के लिए टेंशन बन गई थी। अब क्रिकेट में टेंशन का मतलब सिर्फ चिंता नहीं है, इसका मतलब है कि विरोधी कप्तान अपनी मीटिंग में सबसे ज्यादा बात इन्हीं दोनों के बारे में कर रहा है। उसे अपना बेस्ट बॉलर पहले ओवर में लाना पड़ रहा है, उसे अपनी फील्डिंग की जमावट बार बार बदलनी पड़ रही है, लेकिन रन फिर भी नहीं रुक रहे। यानी ये सिर्फ स्कोरबोर्ड पे रन नहीं टांग रहे थे, ये विरोधी टीम के प्लान ए, बी और सी तीनों को तहस नहस कर रहे थे। जब आपके ओपनर्स ऐसा करते हैं तो मिडिल ऑर्डर पर से दबाव अपने आप हट जाता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल ही बदल जाता है। बिल्कुल, एक निडर होकर खेलने वाली पहचान बनती है टीम की। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, पहचान। आधुनिक टी20 क्रिकेट इसी के बारे में है। आप किस तरह का क्रिकेट खेलना चाहते हैं? सैमसन और शर्मा की जोड़ी ने भारत को एक पहचान दी थी, आक्रामक, बेखौफ और मॉडर्न। वो पावर प्ले को एक शुरुआत नहीं बल्कि एक निर्णायक दौर बना रहे थे जहां मैच को अपनी तरफ खींचा जा सकता है। उन्होंने एक टेम्पलेट सेट कर दिया था जिसे फैंस और एक्सपर्ट्स लंबे समय से देखना चाहते थे। तो सब कुछ एकदम सही चल रहा था। एक सेट, सफल और खतरनाक ओपनिंग जोड़ी टीम के पास थी जो मैच का रुख तय कर रही थी। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। शुभमन गिल की एशिया कप 2025 के लिए टी20 टीम में वापसी होती है। और यहीं से वो दुविधा शुरू होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, शुभमन गिल की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है, वो एक क्लास प्लेयर हैं, एक ऑल फॉर्मेट स्टार हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा काबिलियत का नहीं बल्कि टी20 फॉर्मेट में उस खास समय पर उनके फॉर्म का था। और स्रोत बिल्कुल साफ कहता है कि गिल टी20 में उस लय में नहीं थे जिसकी उनसे उम्मीद की जाती थी। एक मिनट मुझे आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि स्रोत सिर्फ ये नहीं कहता कि वो फॉर्म में नहीं थे। इसमें एक ऐसी लाइन है जिसने मुझे चौंका दिया। एक बहुत ही तीखी और सीधी तुलना की गई है। लिखा है कि प्रदर्शन के मामले में संजू के मुकाबले गिल आधे भी नहीं लग रहे थे। आधे भी नहीं? ये तो बहुत कठोर टिप्पणी है। इसका मैदान पर असल में क्या मतलब था? ये सिर्फ स्कोर की बात है या कुछ और? ये एक बेहतरीन सवाल है। आधे भी नहीं लगना सिर्फ रनों का फासला नहीं बताता। इसे हम कुछ पैमानों पर देख सकते हैं। पहला, स्ट्राइक रेट। हो सकता है संजू पावर प्ले में 160-170 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हों और गिल शायद 110-120 पर संघर्ष कर रहे हों। टी20 में ये जमीन आसमान का अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा, इम्पैक्ट। संजू शायद 15 गेंदों में 30 रन बनाकर मैच का मोमेंटम बदल रहे थे, जबकि गिल 25 गेंदें ले रहे थे 30 रन बनाने के लिए, जिससे आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि एक खिलाड़ी टीम को आगे खींच रहा था और दूसरा शायद अनजाने में ही सही टीम की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा था। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पैमाना, दबाव में खेलने की क्षमता।
आधे भी नहीं लगना का मतलब ये भी हो सकता है कि जहां संजू बड़े मैच में बड़े गेंदबाज के खिलाफ खुलकर खेल रहे थे, वहीं गिल शायद वो अपनी लय ढूंढने में इतने उलझे हुए थे कि वो खुल के शॉट ही नहीं लगा पा रहे थे। और जैसा कि स्रोत ने लिखा है, ये कोई 1-2 मैच की बात नहीं थी। उनके इस प्रदर्शन के कारण उन पर सवाल भी उठ रहे थे। और जब किसी खिलाड़ी पर लगातार सवाल उठने लगे तो इसका मतलब है कि एक पैटर्न बन चुका है। क्रिकेट पंडित, कमेंटेटर, प्रशंसक सब ये देख रहे हैं। तो फिर मैनेजमेंट को ये क्यों नहीं दिख रहा था? या दिख रहा था तो उन्होंने इसे नजरअंदाज क्यों किया? एक तरफ आग उगलती जोड़ी, दूसरी तरफ एक संघर्ष करता हुआ स्टार। ये तो समझ से परे है। मैनेजमेंट सोच क्या रहा था? यही इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये हमें उस क्लासिक बहस पर ले आता है, प्रतिष्ठा बनाम वर्तमान फॉर्म, रेप्यूटेशन वर्सेस करंट फॉर्म। ऊपरी तौर पर तो ये फैसला अजीब लगता है, लेकिन अगर हम चयनकर्ताओं की नज़र से सोचने की कोशिश करें तो कुछ संभावित तर्क सामने आते हैं। जैसे कि? क्योंकि मुझे तो कोई सीधा तर्क नजर नहीं आ रहा। पहला और सबसे बड़ा तर्क है बड़े खिलाड़ी पर निवेश। टीम मैनेजमेंट शायद गिल को सिर्फ एशिया कप के लिए नहीं देख रहा था, उनकी नजर आगे आने वाले T20 वर्ल्ड कप पर थी। एग्जैक्टली, T20 वर्ल्ड कप पर। गिल को एक लंबी रेस का घोड़ा माना जाता है, एक भविष्य का कप्तान। हो सकता है मैनेजमेंट को लगा हो कि एक बड़ा खिलाड़ी फॉर्म से सिर्फ एक अच्छी पारी दूर होता है। अगर हम उन्हें अभी टीम से बाहर कर देंगे तो वर्ल्ड कप से पहले उनका आत्मविश्वास टूट जाएगा। हाँ, ये एक संभावना है, लेकिन क्या T20 जैसे तेज फॉर्मेट में किसी को फॉर्म में आने के लिए इतना लंबा मौका देना टीम के हित में है? यहाँ तो एक एक मैच कीमती होता है। एक खराब पावर प्ले आपको टूर्नामेंट से बाहर कर सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। और यहीं पर दूसरा तर्क आता है, तकनीकी भरोसा। क्या मैनेजमेंट को ये लगा कि गिल की जो क्लासिक कॉपी बुक तकनीक है, वो बड़े नॉकआउट मैचों में, शायद ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की तेज पिचों पर ज्यादा भरोसेमंद साबित होगी? अच्छा। भले ही उनका मौजूदा फॉर्म एशिया की धीमी पिचों पर खराब हो। कभी-कभी टीमें एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड खिलाड़ी जैसे सैमसन की जगह एक ज्यादा स्थिर खिलाड़ी को चुनती हैं, ये सोचकर कि वो बड़े दिन पर निराश नहीं करेगा। ये एक दिलचस्प एंगल है। यानी ये एक तरह का जुआ था, वर्तमान के प्रदर्शन को दांव पर लगाकर भविष्य की स्थिरता पर पैसा लगाना। लेकिन इस जुए का एक और पहलू भी तो है। संजू सैमसन पर क्या बीती होगी? उस खिलाड़ी के मनोबल का क्या, जो सिस्टम के हर पैमाने पर खरा उतर रहा था, टीम को जीत दिला रहा था, और फिर अचानक उसे एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जगह खाली करनी पड़ी जो फॉर्म में ही नहीं है। और यही वो चीज है जिसे स्कोर कार्ड नहीं दिखाता। ये टीम के ड्रेसिंग रूम में एक बहुत ही मुश्किल संदेश भेजता है। इससे अनकहे में ये संदेश जा सकता है कि आपका हालिया प्रदर्शन उतना मायने नहीं रखता जितनी आपकी पिछली प्रतिष्ठा या आपका ब्रांड वैल्यू रखता है। ये टीम के अंदर एक कल्चर या माहौल को प्रभावित कर सकता है। जब खिलाड़ी देखने लगते हैं कि प्रदर्शन का इनाम नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं उनका भरोसा डगमगाता है। लेकिन क्या एक पेशेवर खिलाड़ी को इन चीजों से ऊपर नहीं उठना चाहिए? आखिर टीम का फैसला तो मानना ही पड़ता है। करियर में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कहने में ये बातें बहुत आसान लगती हैं, पर खिलाड़ी भी इंसान हैं। जब आप अपना सब कुछ झोंक रहे हो, नतीजा भी दे रहे हो, और फिर भी आपको बाहर कर दिया जाए, तो सवाल तो उठते हैं। और ये सिर्फ उस एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं रहता। टीम के दूसरे युवा खिलाड़ी क्या सोचेंगे? वो भी यही देखेंगे कि सिस्टम में जगह बनाने के लिए सिर्फ रन बनाना काफी नहीं है। तो मतलब ये फैसला सिर्फ 11 खिलाड़ियों के चयन का नहीं था, ये टीम की सोच और उसकी फिलॉसफी को भी दर्शा रहा था। यहाँ एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट सैमसन को ओपनर के तौर पर देख ही नहीं रहा था? शायद वो इन्हें मिडिल ऑर्डर के लिए तैयार कर रहे थे और ओपनिंग में ये सिर्फ एक काम चलाऊ व्यवस्था थी। ये भी एक जायज संभावना है। चयन प्रक्रिया कभी भी सीधी नहीं होती। हो सकता है टीम को एक बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी चाहिए थी, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, और अभिषेक शर्मा के साथ वे गिल को एक स्थायी साथी के रूप में देख रहे थे। लेकिन अगर ऐसा था भी, तो इसकी टाइमिंग बहुत अजीब थी। एक सफल प्रयोग को उसके चरम पर क्यों रोका गया? जब कोई चीज काम कर रही हो तो उसे क्यों बदला जाए, खासकर एक बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले? ये पूरी स्थिति भारतीय क्रिकेट की एक पुरानी दुविधा की याद दिलाती है। हमने पहले भी देखा है कि कैसे बड़े नामों को फॉर्म में न होने के बावजूद टीम में बनाए रखा जाता है, जबकि इनफॉर्म युवा खिलाड़ियों को इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है। हर दौर में ऐसे फैसले हुए हैं और उन पर बहस हुई है। लेकिन T20 फॉर्मेट इस दुविधा को और भी तीखा बना देता है।
क्योंकि यहाँ हर गेंद मायने रखती है। आप किसी को सेट होने के लिए 5-6 ओवर नहीं दे सकते। यहाँ फॉर्म और इम्पैक्ट ही सब कुछ है। इसलिए गिल को लेकर हुआ ये फैसला और भी ज्यादा खटकता है, क्योंकि ये फॉर्मेट की जरूरत के खिलाफ जाता हुआ दिखता है। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ दो खिलाड़ियों के बीच की प्रतिस्पर्धा की नहीं है। ये एक टीम की रणनीति, उसकी दूरदर्शिता और उसके ड्रेसिंग रूम के माहौल से जुड़ा एक बहुत बड़ा और जटिल सवाल है। फॉर्म को प्राथमिकता दें या क्लास और अनुभव पर भरोसा करें? और इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं है। हर फैसले के पीछे एक तर्क होता है, लेकिन अंत में फैसला सही था या गलत, ये सिर्फ मैदान पर मिले नतीजों से ही तय होता है। और हमारे स्रोत के हिसाब से कम उस एशिया कप के दौरान प्रदर्शन का भारी अंतर ये दिखा रहा था कि ये दाव सही नहीं बैठा। चलिए, जो हमने अब तक समझा है उसे एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले, एशिया कप से ठीक पहले भारत के पास संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के रूप में एक विस्फोटक और सफल ओपनिंग जोड़ी थी, जो विरोधी टीमों के लिए एक बुरा सपना बन चुकी थी। दूसरा, शुभमन गिल की टीम में वापसी हुई, लेकिन उनका T20 फॉर्म उस स्तर का नहीं था। स्रोत की सीधी और कठोर भाषा में कहें तो वो प्रदर्शन के मामले में संजू सैमसन के आधे भी नहीं थे, जिसके कारण उन पर लगातार सवाल उठ रहे थे। और तीसरा, इस स्पष्ट प्रदर्शन के अंतर के बावजूद टीम मैनेजमेंट ने स्थापित प्रतिष्ठा को मौजूदा फॉर्म पर तरजीह दी। एक सफल जोड़ी को तोड़ा गया, जिसने चयनकर्ताओं की रणनीति और उनके फैसलों के पीछे की सोच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या ये एक अल्पकालिक गलती थी या एक दीर्घकालिक योजना का हिस्सा? और यहाँ से हम उस अंतिम विचार पर आते हैं जो श्रोताओं के लिए है। ये स्थिति सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। ये किसी भी संगठन में नेतृत्व की एक क्लासिक चुनौती है। लेकिन क्रिकेट के संदर्भ में सोचें तो कप्तान और कोच सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं चुनते, वो एक माहौल भी चुनते हैं। वे ये तय करते हैं कि ड्रेसिंग रूम में किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा, प्रतिष्ठा या प्रदर्शन। तो क्या एक चैंपियन खिलाड़ी को फॉर्म में वापस लाने की कोशिश में टीम मैनेजमेंट ने अनजाने में टीम के चैंपियन बनने के जज्बे को ही दांव पर लगा दिया था? स्कोर कार्ड आपको रन और विकेट बताता है, लेकिन वो उस भरोसे और लय के बारे में खामोश रहता है जो एक टीम को चैंपियन बनाती है। शायद सबसे बड़ा संतुलन इसी को साधने में है।